Hello everybody, welcome to Learning Launch and today we are going to start Unit 4 of Technical Communication. लास्ट की यूनिट की 3 वीडियोस, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी हैं. उनकी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पे जाके देख सकते हैं. तो आज स्टार्ट करेंगे हम यूनिट 4. यूनिट 4 में क्या क्या पढ़ेंगे? लीडरशिप कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस, जिसमें आपको कंटेक्स्ट, फीलिंग्स, इंटेंशंस और बिहेवियर्स पढ़ना है. Then providing and receiving feedback, difference between tact and intelligence, emotional intelligence, trust through communication और thinking skills. Thinking skills क्या होती हैं और क्या क्या टाइप्स होते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. आपका पहला टॉपिक आता है लीडरशिप कम्युनिकेशन. लीडरशिप कम्युनिकेशन होता क्या है? लीडरशिप कम्युनिकेशन रेफर्स टू द वे लीडर्स कन्वे इंफॉर्मेशन, ideas, vision and expectations to their team or organization. बेसिकली लीडर कम्युनिकेशन क्या होता है? अगर लीडर किसी भी आपकी कोई भी एक ग्रुप है, उसका कोई लीडर है, अगर वो कोई इंफॉर्मेशन बता रहा है, अपना आइडिया बता रहा है, तो उसको और वो आपको कन्वे कर रहा है उस अपने आइडिया को या इंफॉर्मेशन को, तो उसको बोलते हैं लीडर कम्युनिकेशन. उसमें वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी, रिटन कम्युनिकेशन भी. जिससे क्या होता है, जो बाकी के टीम मेंबर्स हैं वो मोटिवेट होते हैं, उनको एक गाइडेंस मिल जाती है अपने एक उनका ही जो एक कॉमन गोल होता है उसके टूवर्ड्स. ठीक है. इफेक्टिव लीडर कम्युनिकेशन जो होती है वो क्लियर होती है, इंस्पायरिंग होती है और ट्रस्ट बिल्ड करती है. Leader communication is the ability to communicate and socialize with team members in a way that they are properly informed, richly motivated, goodly inspired, well connected and of course united incredibly to one another. Basically leader जब communicate करता है तो वो किस चीज में help करता है? Communicate में, और अलग अलग सब टीम मेंबर्स के साथ सोशलाइज करता है कि इस तरीके से वो सोशलाइज करता है कि वो प्रॉपरली उनको सारी इन्फॉर्मेशन पता हो, उनको वो मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके और उनको अपने टीम मेंबर्स को अपने लीडर्स के साथ कनेक्टेड फील हो और ऑब्वियसली वो सब एक साथ यूनाइटेड भी हो. एग्जाम्पल्स के लिए, जैसे कि सीईओ, किसी भी कंपनी का सीईओ अगर वो कोई इंस्पायरिंग टॉक कर रहा है, कोई इंस्पायर करने के लिए आपसे बात कर रहा है कंपनी के फ्यूचर विजन दिखाने के लिए, तो आपका वो एग्जांपल होगा लीडरशिप कम्युनिकेशन का. देन आता है अ प्रोजेक्ट मैनेजर एक्सप्लेनिंग टास्क एंड डेडलाइंस टू इंश्योर स्मूथ वर्कफ्लो. कोई प्रोजेक्ट मैनेजर बता रहा है आपको कि क्या टास्क आपको परफॉर्म करना है, उस टास्क को सबमिट करने की डेडलाइन क्या है, जिससे कि इजीली आपका स्मूथली आपका जो वर्क है वो वर्क फ्लो पाए. A company leader sending an update about organizational changes. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आए हैं तो कंपनी के लीडर ने आपको एक अपडेट भेजा है, वो आपका कम्युनिकेट कर रहा है आपसे. अ गवर्नमेंट लीडर एड्रेसिंग द पब्लिक ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी. कोई नेशनल इमरजेंसी हुई है, उसके टाइम आपसे गवर्नमेंट लीडर ने आपको एड्रेस किया पब्लिक को, तो वो क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है. ऐसे ही कोई भी अगर कोई ट्रबलसम सिचुएशन है तो बेसिकली लीडर क्या करता है? कम्युनिकेट करता है टीम के साथ, जिससे वो जान सके कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, उनसे फिर उस प्रॉब्लम पे समझौता कर सके, नेगोशिएट कर सके, उनकी जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको रिजॉल्व कर सके और आपको जो भी बेस्ट सूटेबल सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड कर सके. ये था लीडरशिप कम्युनिकेशन. अब लीडरशिप कम्युनिकेशन का बेसिकली पर्पस क्या है कि लीडरशिप कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? लीडरशिप कम्युनिकेशन हेल्प्स इन सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स फॉर द टीम. टीम के लिए एक क्लियर ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी सेट कर देता है. इट हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप्स एज इट एनकरेजेस ट्रांसपेरेंसी एंड एंगेजमेंट. ट्रस्ट बिल्डअप करता है, रिलेशनशिप्स अच्छे करता है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कोई बात क्लियर रहनी चाहिए, बिल्कुल कोई बात भी उसमें ट्रांसपेरेंट प्रॉपरली होनी चाहिए कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीटली पता होनी चाहिए. राइट. इट कीप्स मोटिवेटिंग द टीम मेंबर्स को मोटिवेट करता रहता है लीडरशिप कम्युनिकेशन. और एम्प्लॉयज जो टीम मेंबर्स हैं उनको एंथुसियास्ट रखता है, कमिटेड रखता है टुवर्ड्स द वर्क. It helps to resolve conflict as it addresses misunderstandings and foster collaboration. Conflicts resolve करने में help करता है, organizational goals achieve करने में help करता है, personal ambitions को boost करने में help करता है और टीम को unite करने में help करता है और सारे members को empower करता है कि वो project को देख सकते हैं, उसका बेस्ट आउटकम निकाल सकते हैं. ये होता है लीडरशिप कम्युनिकेशन के पर्पस. अब हम पढ़ते हैं पिलर्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के पिलर्स क्या क्या हैं कि कम्युनिकेशन किस किस पे स्टैंड करता है. बेसिकली पहला आता है लिसनिंग. कम्युनिकेशन में लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप जब तक सामने वाले की बात सुनोगे नहीं तो अपनी बात सामने वाले को कैसे बताओगे? राइट. तो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज.
अब सामने वाला किस तरीके से बोल रहा है, उसके बॉडी लैंग्वेज को, उसके पोस्चर से समझ आ जाता है, उसकी टोन से समझ आ जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट, कि आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से ही समझ पाओ कि वो इंटरेस्टेड है, नहीं है, वो रूड बात कर रहा है या सॉफ्ट स्पोकन है, उस अकॉर्डिंग। कंसाइज वर्बल कम्युनिकेशन। कंसाइज वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि आप वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हो, राइट? आपने कोई चीज बोली, सामने वाले ने सुनी, आप वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हो। तो जो आप वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हो वो कंसाइज होनी चाहिए, मतलब जितना जरूरी है उतना ही कन्वे होना चाहिए। कोई इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, या फिर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसी वे में होनी चाहिए कि जितना नेसेसरी है। रिटन कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन लिख के भी कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप चैट्स और थ्रू लेटर्स, फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में आप रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हो। एंड देन एम्पैथी। फिर आता है स्ट्रैटेजीज ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन। अब लीडरशिप कम्युनिकेशन करने के लिए बेसिकली क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जिससे कि आपकी लीडरशिप कम्युनिकेशन जो स्ट्रॉन्ग हो पाए, कि आप ऐसे कौन कौन से आपके फैक्टर्स हैं जिनसे आपकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कम्युनिकेशन बन हो सकती है। Leaders must communicate with clarity, empathy, and adaptability to ensure their message is well received and understood. लीडर्स जब भी कम्युनिकेट करते हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्लियरिटी से उनको कम्युनिकेट करना चाहिए, कि वो जो भी बोल रहे हैं सामने वाले को समझ आए, क्लियरली समझ आए, उनके वर्ड्स में ऐसा कोई फंबलनेस ना हो कि उनको समझ नहीं आ रहा है। उनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कि उनको ये होना चाहिए कि जो भी उन्होंने मैसेज दिया है, जो भी उन्होंने मैसेज कन्वे किया है, वो सामने वाले को इजीली अंडरस्टूड हो। अब कौन कौन सी की स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे हम एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पहला, अ लीडर्स मैसेज शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अवॉइडिंग अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी और jargon. When leaders articulate their thoughts in a direct manner, it reduces misunderstandings and ensures that everyone is aligned. जब भी लीडर कम्युनिकेट करता है तो लीडर जो भी मैसेज कन्वे कर रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, कि अगर आपको टू द पॉइंट उसमें बात होनी चाहिए। जिस पॉइंट पे आपको बात करनी है वो आपने स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देना चाहिए, आपको घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं होती है। अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करना चाहिए। वेन लीडर्स, अगर कोई भी लीडर्स अपने थॉट बता रहा है किसी भी डायरेक्ट मैनर में, बिल्कुल डायरेक्टली आपको बता रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा है, तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कम चांसेस होते हैं। A well-structured message that follows a logical flow, such as presenting a problem, suggesting a solution, and outlining the next steps, helps maintain clarity. कोई भी मैसेज अगर लीडर कन्वे कर रहा है तो वो जो वेल स्ट्रक्चर्ड मैसेज है, एक मैसेज जो होता है वो प्रॉपर्ली वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, एक प्रॉपर लॉजिकल फ्लो को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आपने कोई प्रॉब्लम को प्रेजेंट किया पहले, देन उसको सजेस्ट किया उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, फिर उसके स्टेप्स बताए कि आपने कैसे कैसे प्रोसेस से उनको किया है। इससे क्या होता है, प्रॉपर्ली क्लैरिटी मेंटेन रहती है कि आपने कैसे कैसे किया, राइट? नेक्स्ट आता है, अनदर क्रूशियल स्ट्रैटेजी इज एक्टिव लिसनिंग, which ensures that communication is a two-way process rather than a one-sided directive. Leaders who actively listen show that they value their team's input, which fosters trust and engagement. अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आता है, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या करता है कि एक्टिव लिसनिंग से इंश्योर होता है कि जो कम्युनिकेशन है वो टू वे प्रोसेस है, कोई वन साइड डायरेक्टिव नहीं है कि लीडर है वो बोले जा रहा है, सिर्फ लीडर ही बोल रहा है, और ये हो गई वन साइड कम्युनिकेशन की लीडर ही बोले जा रहा है और जो सुन रहे हैं वो सिर्फ सुन रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल सकते। बट लेकिन जो भी लीडर्स एक्टिवली लिसन करते हैं वो बताते हैं, वो शो करते हैं कि आपके जो भी टीम के मेंबर्स हैं उनका भी उसमें प्रॉपरली रोल प्ले करते हैं। तो वो टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है कि लीडर भी बोल रहा है, अगर कुछ बात नहीं समझ आई टीम मेंबर्स को तो वो भी बोल सकते हैं या फिर वो भी दिखा सकते हैं। इससे क्या होता है कि इससे शो होता है कि जो भी लीडर है उसको अपनी टीम में trust है, right? Active listening involves maintaining eye contact, nodding or using verbal affirmations and summarizing what the speaker has said to confirm understanding. एक्टिव लिसनिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप जो लीडर है वो प्रॉपरली आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है, या फिर वहां पे जो लोग सुन रहे हैं टीम के मेंबर्स हैं वो नॉडिंग से या फिर वर्बल अफर्मेशंस देकर यूज कर कर आपको एक कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ वो एक्टिवली लिसन कर रहे हैं जो भी लीडर बोल रहा है, राइट? इससे पता चलता है कि उनको जो भी उन्होंने लीडर ने बोला उसको कंफर्मली होता है कि वो अंडरस्टैंड हो चुका है। Encouraging open dialogue by creating an environment where employees feel comfortable sharing their concerns and ideas help improve collaboration and morale.
अब बेसिकली क्या होता है कि एक ओपन डायलॉग को बहुत ज्यादा एंकरेज करा जाता है कि अगर कोई भी लीडर कुछ भी बोल रहा है तो टीम मेंबर्स को भी कंफर्टेबल या फिर एम्प्लॉयज को भी कंफर्टेबल फील करना चाहिए। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि टीम मेंबर्स को भी कंफर्टेबल फील होता है कि उनको अगर उनको लेकर किसी आइडियाज को उन आइडियाज को लेकर कुछ कंसर्न्स हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कोलैबोरेशन इंप्रूव हो सकता है। नेक्स्ट आता है, इन एडिशन टू वर्ड्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन plays a significant role in leadership effectiveness. Body language, tone of voice, and facial expressions can either strengthen or weaken a message. A confident posture, steady eye contact, and a warm tone can make a leader appear more approachable and trustworthy. अब सिर्फ बातों से ही बातें नहीं होती हैं, नॉन वर्बली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपने अगर लीडरशिप कम्युनिकेशन करना है तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप किस बॉडी लैंग्वेज से बात कर रहे हो, आपका पोस्चर क्या है, आपकी वॉइस की टोन क्या है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, इन सबकी हेल्प से आपने कोई भी मैसेज जो कन्वे किया है या तो आप उसको स्ट्रेंथन भी कर सकते हो या फिर आप उसको वीक भी कर सकते हो। या तो आपका उससे शो होगा कि आपका मैसेज बहुत स्ट्रांग है या फिर बहुत वीक है। एक कॉन्फिडेंट पोस्चर अगर आपका है, आप प्रॉपरली अपने जो ऑडियंस है उसके साथ प्रॉपरली आई कांटेक्ट रख रहे हो, आपकी टोन वार्म टोन है एक, तो उससे क्या होता है कि उससे ऑडियंस को लगता है कि जो लीडर है या फिर टीम मेंबर्स को, एम्प्लॉयज को लगता है जो हमारा लीडर है वो अप्रोचेबल भी है और ट्रस्टवर्दी भी है, हम उस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं और अगर हमें किसी चीज में दिक्कत आती है तो हम उसको जाके अप्रोच भी कर सकते हैं। Encouraging open and transparent communication is vital for building a culture of trust within an organization. अब क्या करना चाहिए, ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन को encourage करना चाहिए। जो लीडर्स दोनों सक्सेस और चैलेंजेस ऑनेस्टली बताते हैं, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहाँ पे वो बताते हैं कि हमारे सक्सेस क्या है, हमने कैसे कैसे उस चीज में सक्सेस ली है और क्या क्या हमारे चैलेंजेस हैं उस आइडिया को लेकर कि हमें क्या क्या उसमें दिक्कत आ रही है, हमें हमारे लिए क्या क्या चैलेंज है कि हमें उसको सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे क्या होता है, बेसिकली एम्प्लॉयज को क्या फील होता है कि उनको, हाँ, उनको भी हर चीज बताई जा रही है, उनको भी इंफॉर्मेशन कन्वे किया जा रहा है और वो भी इन्वॉल्व है। तो ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज अनदर क्रिटिकल लीडरशिप स्किल। अब कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी प्रोवाइड करना एक और लीडरशिप स्किल में ही आपका इंक्लूड होता है। जो आपका फीडबैक है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, आपके बिहेवियर्स पे फोकस करना चाहिए, पर्सनल एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए, उसमें कोई भी पर्सनल कमेंट्स नहीं होने चाहिए एंड शुड इंक्लूड एक्शनेबल सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। और इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी आपके सजेशंस हैं आप उसमें अपने फीडबैक में प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस। अब बेसिकली सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है, कम्युनिकेशन तो हम पढ़ चुके हैं यूनिट 1 में ही कम्युनिकेशन क्या होता है। अब हमें पढ़ना है कि सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है। सोशल कॉम्पिटेंस refers to an individual's ability to interact effectively with others in various social situations. अलग अलग सोशल सिचुएशंस में किसी भी इंडिविजुअल से इंटरैक्ट करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं, सोशल कॉम्पिटेंस, कि आप सोशली कितना इंटरैक्ट हो पा रहे हो। इसमें क्या क्या स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग सोशल क्यूज, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि सोशली क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं। अडेप्टिंग टू डिफरेंट सोशल सेटिंग्स, कुछ लोग होते हैं अलग अलग सोशल कल्चर से आते हैं, अलग अलग सोशल से आते हैं, तो उनकी साथ ही अडेप्ट हो जाना उनके तरीके से। मैनेजिंग इमोशंस, इमोशंस को मैनेज करना, कभी किसी के इमोशंस बहुत हाईली होते हैं, हाईली पीक पे होते हैं बहुत ज्यादा, तो उन इमोशंस को मैनेज करना। बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, और अच्छे रिलेशनशिप्स को बिल्डअप करना कि जिससे कि आप सोशली कंप्लीट कर सको। अ सोशली कॉम्पिटेंट पर्सन कैन कम्युनिकेट वेल। जो भी एक सोशल कॉम्पिटेंट पर्सन होता है उसकी क्या क्या स्किल्स होती हैं, वो कम्युनिकेट वेल, वो इजीली अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है, कैन कम्युनिकेट वेल, राइट। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, इजीली कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर लेता है, कोई भी लड़ाई झगड़े हुए हैं उनको सॉल्व अच्छे से कर पाता है। कोलैबोरेट विद अदर्स, दूसरों से कोलैबोरेट अच्छे से कर पाता है एंड डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी। This skill is essential in both personal and professional life as it helps individuals navigate social interactions successfully,
फॉस्टरिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स एंड नेटवर्क्स। अब क्या होता है, ये स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको बेसिकली सोशल कॉम्पिटेंट होना चाहिए, क्योंकि ये किस किस में हेल्प करता है, सोशल इंटरेक्शंस में हेल्प करता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाने में हेल्प करता है, आपके रिलेशनशिप्स जो है वो पॉजिटिवली फॉस्टर करते हैं। आपको क्या होना चाहिए कि आपको बताता है कि सोशल इंटरैक्ट कैसे करना चाहिए आपको लोगों से। तो ये आपको सोशल कॉम्पिटेंट पर्सन इज होना जरूरी है, कि जिससे आप इजीली कम्युनिकेट कर पाओ अच्छे से। अगर किसी दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर किसी भी दो आइडियाज को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो आप उनको रिजॉल्व कर पाओ, उनको अच्छे से सॉल्यूशंस दे पाओ। तो इट इज नेसेसरी टू बी अ सोशल कॉम्पिटेंट पर्सन। सोशल कॉम्पिटेंस इंक्लूड सेवरल की कॉम्पोनेंट्स सच एज। अब सोशल कॉम्पिटेंस में अलग अलग की कॉम्पोनेंट्स आते हैं कि क्या क्या जरूरी है। क्या क्या जरूरी है, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। ये की कंपोनेंट्स हैं जो जो नेसेसरी है सोशल कॉम्पिटेंस के लिए। People with high social competence are not only good at expressing themselves but also at understanding and responding to the emotions and need of others. जिनके पास हाईली स्किल्स होती हैं, जो पीपल हाई सोशल कॉम्पिटेंस होते हैं, जिनके सोशल कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं, जो वो सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करने में अच्छे नहीं होते हैं, इवन वो सामने वाले को सुनते भी अच्छे से हैं, उनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, फिर उनके इमोशंस को अच्छे से रिस्पॉन्ड भी कर पाते हैं, और उनकी जो जो जरूरतें हैं उनको भी समझ पाते हैं। दिस एबिलिटी अलाउज देम टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस। इस एबिलिटी से, इस जो भी उनके पास ये क्वालिटी है सोशल कॉम्पिटेंट होने की, उससे क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बिल्डअप कर पाते हैं, उनके रिलेशनशिप्स फॉस्टर होते हैं अच्छे से, एंड वो टीम में इफेक्टिवली वर्क कर पाते हैं और सोशल चैलेंजेस को बहुत कॉन्फिडेंटली हैंडल कर लेते हैं। देन आपका आता है रोल्स ऑफ कम्युनिकेशन इन मेंटेनिंग सोशल कॉम्पिटेंस। अब कम्युनिकेशन का क्या रोल है सोशल कॉम्पिटेंस को मेंटेन करने में, हम ये पढ़ेंगे। पहला आता है आपका, कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सोशल कॉम्पिटेंस बिकॉज इट सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ ऑल सोशल इंटरैक्शंस। जितने भी सोशली आप इंटरैक्ट करते हो, आप किसी से सोशल कम्पीट कर रहे हो या फिर किसी से सोशली इंटरैक्ट कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप किसी से इंटरैक्ट कैसे कर पाते हो। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन। अब वो कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, कम्युनिकेशन किसी भी टाइप की हो सकती है। बट लेकिन आप कैसे किसी से सामने वाले से सोशली कम्पीट कर पाओगे, कैसे उसको समझ पाओगे, थ्रू कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगी तो सोशल कॉम्पिटेंस का कोई फायदा ही नहीं है कि आप उससे कैसे ही बात करोगे। तो कम्युनिकेशन क्या है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक सोशल कॉम्पिटेंस को मेंटेन करने में, राइट। अब की एलिमेंट्स क्या क्या है सोशल कॉम्पिटेंस के, ये देख लेते हैं। पहला आता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड वंस ओन इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर्स। A socially competent person knows their strength and weakness in social situations and can adjust their behavior accordingly. सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, अगर कोई पर्सन सोशली कम्पिटेंट पर्सन है, तो उसको सेल्फ अवेयरनेस, उसके पास एक एबिलिटी सेल्फ अवेयरनेस भी होनी चाहिए, कि जिससे वो खुद को ही, खुद के इमोशंस को समझ पाए, खुद के इमोशंस को पहचान पाए, खुद के थॉट्स, खुद के बिहेवियर्स पहचान पाए, कि अगर वो सोशली कॉम्पिटेंट पर्सन अगर कोई है, तो उसको उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होता है, कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेस है, किसी भी सोशल सिचुएशन में कह लो या फिर कहीं पे भी उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, एक कॉम्पिटेंट पर्सन को पता होता है। तो अगर उसकी कॉम्पिटेंट पर्सन में कोई चीज अगर स्ट्रेंथ है उसका, तो वो उसको यूज कर सकता है, उसी अपने स्ट्रेंथ वाले बिहेवियर को अकॉर्डिंगली यूज कर सकता है। और अगर कोई वीकनेस है उसकी, तो वो उसी बिहेवियर को एडजस्ट भी कर सकता है उसी के अकॉर्डिंग। तो सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत नेसेसरी है, कि एक पर्सन को पता होना चाहिए कि उसके क्या क्या स्ट्रेंथ है, उसके क्या क्या वीकनेस है, जिससे कि वो खुद के इमोशंस को समझ पाए, खुद के बिहेवियर्स को समझ पाए। This awareness helps individual respond appropriately to different social contexts and improve their interaction with others. दूसरों से इंटरेक्शन इंप्रूव करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस होना नेसेसरी है, कि जिससे कि आप अपने खुद के ही इमोशंस को समझ भी पाए। सेकंड आता है इंटेंशंस। Intentions refer to the goal or the purpose behind communication and social interaction. Intention should be clean and clear because clear intention helps to convey message clearly. It minimizes the risk of miscommunication. अब इंटेंशन जो होता है, बेसिकली इंटेंशंस क्या होते हैं, इंटेंशंस आपके एक तरीके से आपका क्या पर्पस है, आप कम्युनिकेट क्यों कर रहे हो, उसके पीछे आपका क्या पर्पस है, उसके पीछे आपका क्या गोल है, आप क्यों सोशली इंटरेक्ट कर रहे हो, आप क्यों कम्युनिकेट कर रहे हो। तो वो इंटेंशंस जो है आपकी
क्लीन होने चाहिए और क्लियर इंटरेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि क्लियर इंटरेक्शंस किस में हेल्प करते हैं, कोई भी मैसेज को क्लियरली कन्वे करने में, और मिस कम्युनिकेशन के चांसेस को भी रिड्यूस करते हैं, राइट। फिर आता है फीलिंग्स। फीलिंग्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस। फीलिंग्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है कम्युनिकेशन में और सोशल कॉम्पिटेंस में। ह्यूमन इमोशंस अब किस में हेल्प करते हैं? पहला, टू फॉस्टर पर्पसफुल कनेक्शंस। आपके कोई पर्पसली कनेक्शंस अगर आपने बिल्ड करे हैं तो उनको और फॉस्टर करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, टू नेगोशिएट एंड टू टेक आउट मिडवे इन दैट बोथ द पार्टीज में फील इक्वली ट्रीटेड एंड इम्पार्शियली जज्ड। फीलिंग्स आपको हेल्प करती हैं कि आप नेगोशिएट कर सको, या फिर आप मिड आउट, अगर आपको किसी कॉन्वर्जेशन से बाहर आना है, किसी कम्युनिकेशन से बाहर आना है, तो उस कंडीशन में दोनों पार्टीज को लगे कि उनको इक्वली ट्रीट किया गया है और उनको इम्पार्शियली जज भी नहीं किया गया। तो टू क्रिएट अ सपोर्टिव एंड पॉजिटिव सोशल एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने में भी फीलिंग्स जो है आपका हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट रेफर्स टू द सर्कमस्टांसेस एंड एनवायरनमेंट इन विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। अब कंटेक्स्ट क्या होता है? कंटेक्स्ट वो उन सिचुएशंस को या फिर उस एनवायरनमेंट को बोलते हैं जहां पे आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। जिस भी आपके सराउंडिंग में, जिस भी आपके एनवायरनमेंट में, कैसे भी सर्कमस्टांसेस में अगर आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, उसको बोलते हैं कंटेक्स्ट। इसमें क्या होता है? आपका एनवायरनमेंट को सेटअप करना, या फिर दो इंडिविजुअल्स के बीच में रिलेशनशिप को सेटअप करना, कल्चरल फैक्टर्स हो गए, या फिर इंटरेक्शन के जो जो पर्पसेस है, राइट। उसके बाद आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स आर अ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस. This includes both verbal communication, such as speaking clearly and expressing thoughts effectively, and non-verbal communication, such as body language, facial expressions, and eye contact. Active listening is also a crucial part of communication as it shows attentiveness and respect for others. अब आपकी कम्युनिकेशन जो है वो एक इफेक्टिव भी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली क्या होते हैं? एक की मेजर इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका सोशल कॉम्पिटेंस का। इसमें दोनों टाइप के कम्युनिकेशन आते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन भी और नॉन वर्बल भी। वर्बल कम्युनिकेशन क्या आएगा? साफ साफ क्लियरली बोलना, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना। नॉन वर्बल में आएगा बॉडी लैंग्वेज से, आपके टोन से, वॉइस टोन से, फेशियल एक्सप्रेशन से, आपके पोस्चर से कम्युनिकेट करना। अब एक्टिव लिसनिंग भी एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है कम्युनिकेशन का। क्यों? क्योंकि एक्टिव लिसनिंग से पता चलता है कि आप कितना अटेंटिव हो, सुन रहे हो, और सामने वाले के लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी मेंटेन रहती है। तो ये था आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक। अब हम किस तरीके से फीडबैक ले सकते हैं और किस तरीके से हम प्रोवाइड कर सकते हैं सामने वाले को फीडबैक। तो हम देखेंगे प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक। प्रोवाइड फीडबैक। अब हम फीडबैक प्रोवाइडिंग में क्या देखते हैं? प्रोवाइडिंग फीडबैक मीन्स गिविंग कंस्ट्रक्टिव एंड मीनिंगफुल इनपुट टू समवन अबाउट देयर वर्क, बिहेवियर और परफॉर्मेंस। अगर किसी ने भी कोई काम किया है, या फिर उसका बिहेवियर है क्या है, या फिर उसकी जो भी परफॉर्मेंस है, उसके लिए आप किसी को फीडबैक दे रहे हो, इसका मतलब आप उसको इनपुट बता रहे हो, उसका कोई मीनिंगफुल आप उसके बारे में बता रहे हो कि आपका जो वर्क था, बिहेवियर है, या फिर कोई भी आपकी परफॉर्मेंस है, उसका क्या मतलब है। मीनिंगफुल इनपुट, वो कैसी थी या फिर क्या थी, उसके बारे में। इफेक्टिव फीडबैक शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक, टाइमली एंड फोकस्ड ऑन इम्प्रूवमेंट रादर देन क्रिटिसिज्म। आपको, अगर आप किसी को इफेक्टिव फीडबैक दे रहे हो, तो आपको उसमें उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है। रादर देन क्रिटिसिज्म, आपको क्या करना है? आपको उसको बताना है कि आपका जो भी फीडबैक है वो क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, और बेसिकली किस पे फोकस होना चाहिए कि वो सामने वाला जो भी है, आप जिसको फीडबैक दे रहे हो, वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है, राइट। इट शुड ऑल्सो बी बैलेंस, हाईलाइटिंग बोथ स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज फॉर डेवलपमेंट। और जो फीडबैक है वो बैलेंस होना चाहिए कि आप उसमें आपकी स्ट्रेंथ भी बताओ कि सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या थी। ये नहीं कि आप सिर्फ उसकी वीकनेस बता रहे हो, या फिर आप यही बता रहे हो कि उसको कहाँ कहाँ इंप्रूव करना चाहिए। आप उसकी स्ट्रेंथ भी आपको बतानी होती है कि आप उसकी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट कर रहे हो कि ये स्ट्रेंथ्स थी और ये एरियाज हैं जहाँ पे डेवलप करना चाहिए। देन आता है हाउ टू प्रोवाइड फीडबैक इफेक्टिवली। अब आप किसी को इफेक्टिवली कैसे फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो, ये कुछ स्टेप्स हैं। पहला आता है बी स्पेसिफिक। आपको स्पेसिफिक रहना है कि आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग योर प्रेजेंटेशन वाजंट गुड, से योर प्रेजेंटेशन हैड ग्रेट कंटेंट बट एडिंग मोर विजुअल्स वुड मेक इट मोर एंगेजिंग। अब आप किसी को सामने से बोल दो कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी, तो
ये थोड़ा रूड लगता है। इंस्टेड ऑफ दिस आप कह सकते हो कि आपकी प्रेजेंटेशन का कंटेंट अच्छा था, पर लेकिन अगर आप इसमें और विजुअल्स ऐड करते, लाइक और ग्राफ्स और चार्ट्स या फिर और डायग्राम्स फिगर्स ऐड करते, तो ये और ज्यादा एंगेजिंग लगती, राइट? यूज अ पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव टोन। आपको एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव टोन यूज करनी चाहिए कि जिससे हार्श क्रिटिसिज्म ना लगे और इम्प्रूवमेंट पे बेसिकली फोकस। बी टाइमली। आपको फीडबैक जितना जल्दी हो सके, जहां जहां पे सिचुएशन आपको रेलेवेंट लगे तभी प्रोवाइड कर देनी चाहिए, राइट? देन यूज द सैंड बी टाइमली। वही मैंने आपको बताया कि आपको फीडबैक जैसे ही आपको सिचुएशन रेलेवेंट लगती है आप वहां पे बोल देना चाहिए। मेक इट एक्शनेबल। सजेस्ट कॉन्क्रीट स्टेप्स फॉर इम्प्रूवमेंट। आपको इम्प्रूवमेंट के लिए आपको स्टेप्स बता देने चाहिए कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए कि जिससे आप इम्प्रूव कर सकें। यूज द सैंडविच अप्रोच। एक आता है सैंडविच अप्रोच। सैंडविच अप्रोच क्या कहता है कि आपको पॉजिटिव फीडबैक से स्टार्ट करना है कि उसके क्या क्या एरियाज से जहाँ पे वो उसकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या थी, एंड देन प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड एंड विद एनकरेजमेंट। फिर आपको क्या करना है, आपको उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना है कि जहां जहां पे उसका एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है या फिर उसको क्रिटिसाइज करना है वो करना है, एंड देन एंड विद एनकरेजमेंट। देन आपको एनकरेज करना है उसको लास्ट में कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। डोंट पास नेगेटिव फीडबैक एवर। कभी भी नेगेटिव फीडबैक पास नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक बैलेंस व्यू रखना है कि क्या उसने सही बोला और क्या वो और इम्प्रूव कर सकता है। कभी भी नेगेटिव फीडबैक आपको नहीं पास करना है, कभी भी आपको पर्सनल कमेंट्स नहीं करने। देन आता है रिसीविंग फीडबैक। रिसीविंग फीडबैक क्या कहता है? रिसीविंग फीडबैक मीन्स लिसनिंग टू इनपुट फ्रॉम अदर्स अबाउट योर परफॉर्मेंस, बिहेवियर और आइडियाज. Accepting feedback with an open mind is essential for personal and professional growth. It helps identify strengths and areas for improvement, leading to better performance and stronger relationships. अब रिसीविंग फीडबैक कब होता है? प्रोवाइडिंग फीडबैक जब आप किसी और को फीडबैक दे रहे हो, तो आप उसके एरियाज बता रहे हो कहाँ उसको इम्प्रूव करना चाहिए। रिसीविंग फीडबैक क्या होता है कि आपने कोई चीज इनपुट किया, आपने आपकी कोई परफॉर्मेंस है, आपका कोई बिहेवियर है, तो आपको लोग फीडबैक दे रहे हैं कि आपकी वो चीज अच्छी थी या फिर नहीं थी, तो उस चीज को सुनना, अपनी ही परफॉर्मेंस के बारे में सुनना इज रिसीविंग फीडबैक। एक्सेप्टिंग फीडबैक विद एन ओपन माइंड इज एसेंशियल। आपको फीडबैक एक्सेप्ट करना चाहिए और ओपन माइंडेडली एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। आपको ये मानना चाहिए कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ही फीडबैक दिया जाता है। इससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, आप कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे कि आप और बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हो, आपके रिलेशनशिप्स और स्ट्रांग हो सकते हैं। हाउ टू रिसीव फीडबैक इफेक्टिवली। अब आप फीडबैक को कैसे इफेक्टिवली रिसीव कर सकते हो? पहला, लिसन एक्टिवली। आपको फुल अटेंशन से सुनना होता है बिना इंटरप्ट किए कि आप क्या क्या आपको सामने वाला फीडबैक दे रहा है। स्टे ओपन माइंडेड। आपको कभी भी अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है तो आपको डिफेंसिव नहीं होना है। इवन आपको उस फीडबैक को एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी लेना है। देन आता है आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस। अगर आपको किसी चीज में क्लैरिफाई नहीं हो रहा है या फिर कुछ अनक्लियर रह गया है आपकी, तो आप कुछ स्पेसिफिक पूछ सकते हो कि इसका क्या मतलब था। आप क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछ सकते हो। देन रिफ्लेक्ट बिफोर रिएक्टिंग। आपको क्या करना है, पहले ही रिस्पॉन्ड करने से पहले थोड़ा सा टाइम लेना है कि आप उस फीडबैक को समझ भी पाए हो। देन अप्लाई द फीडबैक। फिर आपको क्या करना है, वो भी जिसने भी आपको फीडबैक दिया है उसको आपको अप्लाई करना है और आपको उससे अपने अंदर क्या लाने हैं, इंप्रूवमेंट्स लाने हैं। ये था आपका हाउ टू रिसीव फीडबैक इफेक्टिवली। देन आता है डिफरेंस बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस। अब टैक्ट और इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। टैक्ट refers to the ability to communicate in a way that is polite, considerate, and respectful, even when delivering critical or difficult information. In technical communication, tact is important when addressing errors, providing feedback, or explaining complex concepts to diverse audience. अब टैक्ट बेसिकली क्या होता है? टैक्ट एक कम्युनिकेट करने की ऐसी एबिलिटी है। बेसिकली आप टैक्ट में कैसे कम्युनिकेट करते हो? पोलाइटली, कंसिडरेट एंड रिस्पेक्टफुल। आपको ये तीन याद रखना है कि आप पोलाइट हो, आप रिस्पेक्टफुली आप कम्युनिकेट करें, और आप यही सेम तीन चीजों में पोलाइटली, कंसिडरेट, रिस्पेक्टफुल ही रहते हैं जब भी अगर आप कोई क्रिटिकल या फिर बहुत डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन आप अगर कन्वे कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, तो भी आपका यही मोड रहेगा, मोड ऑफ टोन आपकी यही रहेगी। टेक्निकल कम्युनिकेशन में बेसिकली टैक्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है? जब आप कोई एरर एड्रेस कर रहे हो, तो किसी को फीडबैक दे रहे होते हो, या कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझा रहे हो तो अलग अलग ऑडियंस को, तो टैक्ट आपका यूज होता है। अब इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी
to analyze, interpret and present complex technical information in a clear and logical manner. अब अगर आपके पास कितनी भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, उसको आप क्या करोगे, पहले एनालाइज करोगे, फिर देखोगे, फिर उसको प्रेजेंट करोगे एक क्लियर और लॉजिकल मैनर में, जिससे क्या हो, उस सब्जेक्ट को आप डीपली समझ पाओ, आप ऑडियंस का नॉलेज लेवल भी जान पाओ कि क्या है, और फिर आप उसको इजीली कम्युनिकेट करके आप वो सारी डिटेल्स इफेक्टिवली ऑडियंस तक पहुंचा पाओ और उनको समझा पाओ. ये था टैक्ट और इंटेलिजेंस में डिफरेंस. टैक्ट में मैनिपुलेटिव डीलिंग हो सकती है, कुछ कंडीशंस में आप मैनिपुलेटिव भी डील कर सकते हो. इंटेलिजेंस में क्या होता है, हमेशा इंटेलेक्चुअली डील करना होता है सारी सर्कमस्टांसेस में. टैक्ट को हम बिहेवियर, किसी के बिहेवियर और एटीट्यूड से मेजर कर सकते हैं. ऑन दी अदर हैंड इंटेलिजेंस को आप आईक्यू टेस्ट वगैरह से भी मेजर कर सकते हो. टैक्ट बेसिकली फोकस किस पे करता है, इंटरपर्सनल फिनेसे पे, जबकि जो इंटेलिजेंस होता है उसके क्या होते हैं, अलग बहुत बड़ी रेंज होती है, कोग्निटिव एबिलिटीज, अलग अलग एबिलिटीज की ब्रॉडर रेंज होती है. टैक्ट जो है वो प्रोफेशनली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, बल्कि इंटेलिजेंस आपका प्रोफेशनली एक्सेप्ट रिक्वायरमेंट होती है और एक्सेप्टेबल भी होता है. ये थी आपकी इंटेलिजेंस. अब हम चलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस. राइट, इमोशनल इंटेलिजेंस. Emotional intelligence refers to the ability to recognize, understand, manage and influence one's own emotion as well as the emotion of others. इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, आपके पास एक इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी एक क्वालिटी है, ऐसी एबिलिटी है जिससे आप सामने वाले के या फिर खुद के इमोशंस को आप समझ पाओ, आप पहचान पाओ, उनको इजीली मैनेज कर पाओ और समझ पाओ कि सामने वाले के इमोशंस क्या है और खुद के भी इमोशंस को. ये बेसिकली पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है, जैसे कि इससे कम्युनिकेशन, आपका डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, आपके रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट होते हैं. अनलाइक आईक्यू व्हिच मेजर्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस फोकसेस ऑन इमोशनल एंड सोशल स्किल्स. जैसे कि आपका आईक्यू था, अभी हमने ऊपर पढ़ा इंटेलिजेंस, टैक्ट और इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस आप किससे मेजर कर सकते हैं, आईक्यू टेस्ट से. राइट, तो ऐसे ही आईक्यू की तरह आप आईक्यू से इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को तो मेजर कर सकते हो, बट जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो इमोशनल और सोशल स्किल्स पे फोकस करता है बेसिकली. जिन पीपल की इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है, उनको सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज ज्यादा होती हैं, उनको स्ट्रेस मैनेज करना पड़ता है इफेक्टिवली, और उससे क्या होता है, पॉजिटिव इंटरेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं. अब क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, वो देख लेते हैं. पहला आता है एम्पैथी. एम्पैथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स. एम्पैथी एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आप दूसरों के इमोशंस को, फीलिंग्स को समझ पाओ और अपनी फीलिंग्स भी उनसे शेयर कर सको. राइट, इट अलाउज इंडिविजुअल टू पुट देमसेल्व्स इन समवन एल्सेस शूज एंड रिस्पॉन्ड विद कंपैशन. एम्पैथी क्या करता है, एम्पैथी बेसिकली आपको ऐसे, मतलब इस तरीके से आपको मैनेज करता है कि आप खुद को समझने लगते हो सामने वाले की सिचुएशन में, एंड देन फिर आप रिस्पॉन्ड करते हो. तो उससे क्या होता है, आप खुद समझ पाते हो, उसकी जगह पे खुद को रख पाते हो उसकी सिचुएशन में कि वो कैसे ही डील कर रहा हो. Empathetic people can read social cues, recognize emotion in others and often offer support when needed. जो भी empathetic people होते हैं वो सामने वाले के इमोशंस को समझ पाते हैं, पहचान पाते हैं, एंड देन उनको सपोर्ट करते हैं जब भी उनको जरूरत होती है. ये स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लीडरशिप के लिए, टीम वर्क के लिए या फिर आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए. देन आता है सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज. अब सेल्फ अवेयरनेस मैंने अभी बताया, सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, खुद के इमोशंस को समझना, खुद के इमोशंस को पहचानना, खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेस, खुद की वैल्यू क्या है उसको समझना, उसको पहचानना इज सेल्फ अवेयरनेस. आपको खुद का पता होना चाहिए कि आपके खुद की क्या क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या क्या वीकनेस है, जिसके अकॉर्डिंग आप सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग क्या कर सको, अपने बिहेवियर को एडजस्ट कर सको. राइट, अब जो पर्सन सेल्फ अवेयर होता है वो बेसिकली क्या करता है, अपनी अपनी फीलिंग्स को उसी टाइम पे एक्यूरेट कर लेता है और उसी रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है. देन आता है सेल्फ रेगुलेशन. सेल्फ रेगुलेशन रेफर्स टू द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज इमोशंस, स्पेशली इन स्ट्रेसफुल और चैलेंजिंग सिचुएशन. सेल्फ रेगुलेशन इज बेसिकली क्या एबिलिटी होती है, खुद को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को मैनेज करना. कभी भी ऐसा नहीं कि आप इमोशंस में रह गए हो तो कहीं पे भी कुछ भी बोल रहे हो, नहीं. सेल्फ रेगुलेशन आपका खुद पे कंट्रोल होना चाहिए कि आपको कहाँ कैसे इमोशंस को मैनेज करना है. इवन कब, जब आप स्ट्रेसफुल हो या फिर आप किसी भी बहुत ज्यादा सिचुएशन से आपकी बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन, आप उससे डील कर रहे हो, उसको हैंडल कर रहे हो, स्टिल वो आपके फेस पे नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए. राइट,
It involves staying calm, हैंडलिंग इम्पल्सेस एंड मेंटेनिंग प्रोफेशनलिज्म इवन अंडर प्रेशर. अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी है, इवन अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो एंड देन आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तब भी आपको क्या करना है, काम रहना है. आपको प्रोफेशनलिज्म को एक मेंटेन करके चलना है कि आप प्रेशर के अंडर भी, आपके ऊपर इतना प्रेशर होने के बाद भी आप उसको इजीली मेंटेन कर पा रहे हो. आपके फेस पे वो आपका नहीं, आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो या फिर आप बहुत ज्यादा सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हो. नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा लोगों के रिफ्लेक्ट होता है जिनके पास सेल्फ रेगुलेशन नहीं होता है, तो उनसे क्या होता है, बहुत ज्यादा वो मेसी लगने लगते हैं और बहुत ज्यादा टैकी टैकी लगने लगते हैं. बट जो पीपल सेल्फ रेगुलेशन को प्रैक्टिस करते हैं, कुछ भी रिएक्ट करने से पहले सोचते हैं और क्या करते हैं, वो अपनी कॉन्फ्लिक्ट जो भी है उनको डिप्लोमेटिकली हैंडल कर लेते हैं. अब आती है इंटरपर्सनल स्किल्स. इंटरपर्सनल स्किल्स हेल्प करती है बेसिकली आपकी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में या फिर आपके रिलेशनशिप को मैनेज करने में. इमोशनल इंटेलिजेंस आपका हेल्प, इमोशनली इंटेलिजेंस जो है आपको हेल्प करता है आपके रिलेशनशिप को एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने में और मेंटेन करने में. देन आता है इमोशनल मैनेजमेंट. इमोशनल मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू रेगुलेट एंड कंट्रोल वंस इमोशन, टू यूज इमोशंस डिलिबरेटली. It involves strategies to effectively manage stress, anger, and basically negative emotions. Emotional management basically आपका ऐसी strategies होती है इमोशनल मैनेजमेंट में कि जिससे कि आप अपना स्ट्रेस इफेक्टिवली मैनेज कर पाओ, आपके जो भी एंगर या नेगेटिव इमोशंस हैं आप उनको मैनेज कर पाओ, जिससे कि आपके इमोशंस डिलिबरेटली ना दिख जाए. आपको क्या करना होता है, खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करना, अपने आप इमोशंस को कैसे मैनेज कर सकते हो, आता है इमोशनल मैनेजमेंट. राइट, ये थे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस. अब हम देख लेते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस इन द ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन. क्या आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको बात करके किसी से कम्युनिकेट करके कैसे ट्रस्ट बिल्डअप हो सकता है. ट्रस्ट बेसिकली होता क्या है, अगर हम देखेंगे ट्रस्ट ही क्या होता है, तो ट्रस्ट मीन्स टू बी एश्योर्ड दैट द अदर पर्सन वांट्स टू सी यू हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस. Trust is the belief that somebody is good, honest, sincere and will not try to harm or trick you. ट्रस्ट बेसिकली क्या होता है, किसी पे विश्वास होना. आपको किसी पे विश्वास है कि वो सामने वाला है जो है आपको वो खुशी देखना चाहता है, आपको देखना चाहता है कि आप खुश हो, वो आपके साथ हमेशा अच्छा रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा, तो और वो कभी भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा. तो ये क्या है, आपको सामने वाले पे ट्रस्ट है. अब आप किसी का ट्रस्ट कैसे गेन कर सकते हो, थ्रू कम्युनिकेशन. किसी से बात करके आप कैसे उसका ट्रस्ट गेन कर सकते हो, ये हम आगे इसमें पढ़ेंगे. बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप. आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में दोनों में ही ट्रस्ट गेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे कि आप अपना ट्रस्ट एस्टैब्लिश कर सकते हो थ्रू कम्युनिकेशन. पहला, पे अटेंटिव, क्लोज एंड एक्टिव एक्शंस, अटेंशन टू व्हाट द पर्सन इज सेइंग. सामने वाला जो भी बोल रहा है आप उसको ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, एक्टिवली सुनो. लाइक एक्टिवली आप उसको, उसका पोस्चर अच्छा देके, आई कांटेक्ट मेंटेन करके, थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विदाउट इंटरप्शन आप उसको सुनो. फिर उसके बाद आपकी क्या क्या अटेंशन, आपने क्या सुना वही आप बिना उससे क्वेश्चंस पूछे आप उसको बोले कि आप उसको बिना इंटरप्ट करिए आप अपना अटेंशन शो कर सकते हो थ्रू नॉन वर्बली. और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है. देन अवॉइड अननेसेसरी इंटरप्शंस. बेफालतू के इंटरप्शंस नहीं करने हैं. पहले उनको, जो भी आप, जिससे आप ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना चाहते हो जिसके साथ, आपको उसको पहले फुल्ली सुनना चाहिए. उसको खुद का सुनना चाहिए कि वो क्या, खुद को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, उसको जो भी एक्सप्रेस करना चाहता है पहले उसको खुद को एक्सप्रेस करने दो एंड देन अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए. फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फील अदर पर्सन फीलिंग्स एंड पर्सपेक्टिव. आपको सामने वाले की पर्सन की फीलिंग्स को समझना चाहिए, उसकी उसी के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना चाहिए. आप एम्पैथी भी शो कर सकते हो. राइट, एम्पैथी मैंने अभी आपको यही बताई थी. एम्पैथी क्या होता है, जब आप दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाते हो और अपने आप को खुद उसकी कंडीशन में रख के देखते हो, उसकी सिचुएशन में. राइट, तो आप एम्पैथेटिक बन सकते हो. लाइक आप ये कैसे कैसे फ्रेजेस यूज कर सकते हो, हेल्पफुल फ्रेजेस, जैसे कि आई कैन इमेजिन हाउ यू मस्ट बी फीलिंग. तो इससे क्या होता है, सामने वाले को थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है कि आप उसकी बात को समझ पा रहे हो. बी ऑनेस्ट, ट्रू एंड ओपन इन योर कम्युनिकेशन. डू नॉट हाइड और मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन. कभी भी आपको कोई भी चीज छुपानी नहीं है, आपको मैनिपुलेट नहीं करनी है किसी भी इंफॉर्मेशन को. हमेशा सच बोलना है और हमेशा
आपको कम्युनिकेशन जो है सच्ची तरीके से करनी है, आपको झूठ कम्युनिकेट नहीं करना है. While providing feedback, focus on constructive criticism, offer solutions and share ways of improvement. जब भी आप उसको फीडबैक दे रहे हो, अगर आप उसकी कंडीशन को लेकर, उसकी प्रॉब्लम्स को लेकर अगर आप उसको फीडबैक दे रहे हो, तो आपको क्या करना है, उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हो आप, उसको अलग अलग इम्प्रूवमेंट के तरीके बता सकते हो. और आपको क्या है, जो भी फीडबैक प्रोवाइड करना है एक सपोर्टिव वे में करना है कि आप उसको जज ना करो. ये थी कुछ स्ट्रैटेजीज. अब और क्या है, कंसिस्टेंसी इन योर वर्ड्स एंड एक्शंस इज नेसेसरी इन बिल्डिंग ट्रस्ट. अब क्या है, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए आपके वर्ड्स और एक्शंस में, जैसे कि आप कंसिस्टेंटली आप उसको हेल्प कर रहे हो, कंसिस्टेंटली आप उसको सुन रहे हो. आपको अपने वर्ड्स, अगर आप उसको कोई प्रॉमिस कर रहे हो और कोई कमिटमेंट दे रहे हो, तो आपको वो हमेशा रखनी है, कभी भी आपको उसको तोड़नी नहीं है. Pay attention to non-verbal cues. Try to get to know the feeling and emotions of another person, even if they are silent. Read body language, read mood, read attitude. आपको क्या करना है, नॉन वर्बली एक्शंस पे भी, नॉन वर्बली क्यूज पे भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि अगर सामने वाला अपनी फीलिंग्स को नहीं बोल पा रहा है, सामने वाला अगर आपकी अपने इमोशंस को नहीं बता पा रहा है, तो आप उसके इमोशंस को तब भी समझ लो अगर वो साइलेंट है, राइट. अगर वो चुप है, वो कुछ नहीं बोल पा रहा है, तो आप उसके जो भी आपके उसके फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आप उनको समझ पाओ. जैसे कि आप उसका बॉडी लैंग्वेज रीड कर सकते हो, आप उसका मूड देख सकते हो कि कैसा है कैसा नहीं है. तो आपको नॉन वर्बल क्यूज पे भी अटेंशन पे करना है. देन इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स और इवन अनइंटेंशनली हर्टिंग समवन, यू शुड अपोलोजाइज. अगर आपने किसी को अनइंटेंशनली हर्ट कर दिया है, आपने इंटेंशनली नहीं किया, अनइंटेंशनली अगर हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड अपोलोजाइज. आपको अपोलोजाइज कर लेना चाहिए. इवन ओनली इफ, अगर आप जब भी अपोलोजाइज करें, अगर आपको वो जेन्युइनली आपको लग रहा है कि हाँ आपने गलती करी है, तभी आपको उसको क्या करना चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए. If in any case you are unable to fulfill your commitment, take the person in confidence, communicate about this beforehand and provide an alternative solution. अगर आप किसी आपने कोई कमिटमेंट बनाई, अगर आप वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उस पर्सन को कॉन्फिडेंटली आपको क्या करना है, उस से पहले आपको कम्युनिकेट कर लेना है और उसको एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड कर देना है कि मैं ऐसे कमिटमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, हम इसका ऐसे कर सकते हैं, कोई भी ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन. Ensure that your feedback is delivered in a supportive and non-judgmental manner. अब आपको देखना है कि जो भी आपने फीडबैक डिलीवर किया है, वो आपने सपोर्टिवली डिलीवर किया हो और उसमें आपने कोई भी जजमेंट नहीं की. देन आती है थिंकिंग स्किल्स. थिंकिंग स्किल्स क्या होता है, थिंकिंग स्किल्स रेफर टू द मेंटल प्रोसेसेस that help us analyze, evaluate, and create ideas, solve problems, and make decisions. These skills enable us to process information effectively and apply knowledge in different situations. Thinking skills क्या है, आपके सोचने की क्षमता, आप कैसे सोच पा रहे हो, कैसे मेंटली प्रोसेस कर पा रहे हो, कैसे आप समझ पा रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो, अलग अलग आइडियाज क्रिएट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व कर रहे हो, कैसे डिसीजन मेकिंग कर रहे हो. तो ये होती है आपकी थिंकिंग स्किल्स. ये स्किल्स हेल्प कैसे करती हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, और आप जिससे आपकी जो भी नॉलेज है वो आप अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई कर पाओ. In short, we can say that thinking skills refer to your ability to understand and address problems based on all information and facts. Thinking skill हम क्या क्या बोल सकते हैं, एक ऐसी एबिलिटी जिससे आप समझ पा रहे हो और दूसरों की प्रॉब्लम्स समझ पा रहे हो और प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पा रहे हो ऑन बेसिस ऑफ ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन. अब टाइप्स ऑफ थिंकिंग, क्या क्या टाइप्स है थिंकिंग के. पहला आता है एनालिटिकल थिंकिंग. एनालिटिकल थिंकिंग में क्या होता है कि आपकी कोई भी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, आप उसको छोटे 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 पार्ट्स में उसको क्या करा, ब्रेक डाउन किया, देन आप उसको जिससे इजीली समझ पाओ. एग्जाम्पल क्या हो गया, आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज ऑफ अ टेक्निकल इशू. कोई भी टेक्निकल इशू है, अब आपको जानना है कि उसका रूट कॉज किस वजह से हो रहा है, तो आप उसको छोटे 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 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करो, इससे आप इजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे. देन आती है डाइवर्जेंट थिंकिंग. डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, एक्सप्लोरिंग मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम. अगर आपकी एक प्रॉब्लम है तो आप उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस देख पाओ कि आप अलग अलग तरीके से उसके एक्सप्लोर कर रहे हो कि मल्टीपल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग डिफरेंट वेज टू इम्प्रूव अ प्रोडक्ट. मतलब आप एक प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए उसके अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हो. देन आती है क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग क्या कहती है, एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन लॉजिकली टू फॉर्म अ रीजन जजमेंट. एग्जाम्पल, फैक्ट चेकिंग न्यूज बिफोर बिलीविंग इट.
अब क्या हुआ, क्रिटिकल थिंकिंग क्या कहती है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिली, आप उसको एनालाइज किया, देन आप उसको इवेल्युएट भी कर रहे हो लॉजिकली कि हाँ आपको लगे कि वो रीजनेबल है। तो जैसे कि आप कोई भी न्यूज पे बिलीव करने से पहले आप उसको चेक करते हो। देन आती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, नैरोइंग डाउन मल्टीपल ऑप्शंस टू फाइंड द बेस्ट वन। अभी डाइवर्जेंट क्या थी कि आप एक प्रॉब्लम के बहुत सारे मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाल रहे हो। कन्वर्जेंट इज उन मल्टीपल ऑप्शंस में से एक बेस्ट आपने ढूंढा। जैसे कि सेलेक्टिंग द मोस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, आपके पास बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हो, बट लेकिन आप उसमें से एक फाइंड आउट कर रहे हो सबसे बेस्ट। देन आती है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, आप अलग अलग आइडियाज जनरेट कर रहे हो, अलग अलग सॉल्यूशंस जनरेट कर रहे हो, राइट। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या हो गया, इन्वेंटिंग अ न्यू गैजेट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने न्यू गैजेट इन्वेंट किया, तो ये हो गया क्रिएटिव थिंकिंग। देन आती है लॉजिकल थिंकिंग, यूजिंग रीजनिंग एंड पैटर्न्स टू ड्रॉ कंक्लूजन। कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए आप क्या कर रहे हो, रीजनिंग या पैटर्न्स को यूज कर रहे हो। एग्जाम्पल, सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, ये हो गई आपकी लॉजिकल थिंकिंग। देन आती है आपकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या कहती है, आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को आप ध्यान में रखते हुए सीख रहे हो और इम्प्रूव कर रहे हो। एग्जाम्पल, जैसे कि आप ध्यान रख सकते हो कि आपने एग्जाम में क्या गलती करी थी, जिससे कि आपको आगे गलती दोबारा ना करो, वो होती है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। देन आता है लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग क्या होती है, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स एंड अप्रोचिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम यूनिक एंगल्स। अब आप क्या कर रहे हो, लेटरल थिंकिंग है कि आप जिस सिचुएशन में हो उससे बाहर निकल के आप सोच रहे हो कि अलग 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 एंगल से सोच रहे हो कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर सकते हो। एग्जाम्पल, यूजिंग एन एवरीडे आइटम फॉर अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्पस। कोई सी भी एवरीडे आइटम है, अगर आप किसी भी चीज को यूज कर रहे हो तो आप उसको अलग अलग किस तरीके से यूज कर सकते हो, इट इज लेटरल थिंकिंग। देन आती है होलिस्टिक थिंकिंग। होलिस्टिक थिंकिंग इज ऑल अबाउट सीइंग द होल सिस्टम एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट पार्ट्स इन्फ्लुएंस ईच अदर। होलिस्टिक थिंकिंग क्या है, होलिस्टिक थिंकिंग में आप क्या है, पूरे सिस्टम को आप देख पा रहे हो एंड देन आप समझ पा रहे हो कि अलग अलग पार्ट कैसे कैसे अलग अलग चीजों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। देन आती है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग क्या होती है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इज ऑल अबाउट प्लानिंग, और आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर को एनविजन कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि उसके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, आप उस तरीके से स्ट्रैटेजिकली थिंक कर रहे हो, आप उस तरीके से स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर रहे हो, उस तरीके से आप ऑब्स्टेकल्स देख रहे हो, अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो, उस तरीके से आप स्ट्रैटेजिकली प्लान कर रहे हो, राइट। ये थी आपकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। आपके यही थे 10 टाइप्स ऑफ थिंकिंग। यहाँ तक आपके सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं जो जो आपके सिलेबस में मेंशन थे। देन लास्ट में मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हैं। ये हैं आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। होप सो आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाकी की नेक्स्ट यूनिट की वीडियोस के लिए आप चैनल पे बने रहें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।